हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसे मोनोपोली स्टॉक के जो कि इंडियन रेलवेज़ के थ्रू आता है। आईआरसीटीसी की बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आईआरसीटीसी का फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे कंपनी के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में और उसके बिजनेस और फिनेंशियल एनालिसिस वगैरह देखेंगे। उसकी वैल्यूएशंस पे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या की रिस्क है और क्या की एडवांटेजेस है इस कंपनी के पास और क्यों यहाँ पे अपन इसको इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या होंगे और हमारा स्टॉक पे ओपिनियन क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले हम एक क्विक अपडेट ले लेते हैं रिजल्ट्स का, क्योंकि बहुत से लोग केवल रिजल्ट्स देखने के लिए आते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं रिजल्ट्स कैसे रहे, तो देखिए रिजल्ट्स यहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात जो ये हो रही है कि क्यू ऑन क्यू जो रिजल्ट्स है वो वीक आए हैं और वाई ओ वाई बेसिस पे रिजल्ट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू है 15,000 लाख से बढ़ के 25,000 लाख हो चुका है, अगर आप इसे वाई ओ वाई बेसिस पे देखते हो। बट वहीं पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 35,000 लाख से कम होकर अगर आप देखोगे 25,000 लाख हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे इसलिए भी यहाँ पे इस बार रेवेन्यू कम रहा है क्योंकि अपने इंडिया में यहाँ पे अभी सेकंड वेव के कारण यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह लग गया था। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट्स लगभग इस बार 82 करोड़ रुपीस का रहा है, जहाँ पिछले साल 103 करोड़ का, मतलब पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ का था और पिछले साल यहाँ पे 24 करोड़ का नुकसान था। सो कंपनी लॉस से यहाँ पे प्रॉफिट में आ रही है अगर आप वाई ओ वाई बेसिस पे कंपेयर करते हो तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे तरह तरह के एक्सपेंसेस हैं जिसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे आपको अगर रिजल्ट्स के हिसाब से मुझसे पूछते हो कि रिजल्ट्स यहाँ पे कैसे रहे, तो रिजल्ट्स काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और अपडेट ये है कि कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 1:5 के रेशो में। बहुत से लोग पूछना चाहते हैं भैया ये स्प्लिटिंग वगैरह कब होगी, कब शेयर का दाम कम होगा, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। पहले शेयर होल्डर्स का पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, फिर एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी, उसके बाद से स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, बेसिकली अगर आपके पास एक शेयर है आज आईआरसीटीसी का, तो आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे और भाव भी आपका उतना ही कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर भाव अभी जैसे करीबन 2700 रुपये चल रहा है, तो बाद में जो भाव होगा वो 2700 से 5 से डिवाइड होने के बाद वो कम हो जाएगा, तो फिर आपका जो भाव होगा इसका 540 हो जाएगा। मतलब 2700 का एक शेयर से अब यहाँ पे 540 के 5 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें थी। उसके बाद कंपनी ने कुछ यहाँ पे नोट्स में कुछ चीज़ें बताई है, बट अपन देख लेते क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि करीबन 27 करोड़ का एक एक्सपेंस है जो तेजस एक्सप्रेस से रिलेटेड है। इसमें क्या है, फिक्स्ड हॉलेज और कस्टडी चार्जेस। बेसिकली ये जो ट्रेन इनके मैनेजमेंट के अंदर होती है, आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट के अंदर जो प्राइवेट ट्रेन है, जिसमें से तेजस एक्सप्रेस है और काशी महाकाल एक्सप्रेस है। अभी इसमें क्या होता है कि जब आपकी ट्रेन अगर स्टेशन वगैरह पर खड़ी रहती है तो आपको किराया भाड़ा देना पड़ता है। तो अभी आईआरसीटीसी ने 27 करोड़ रुपये का कुछ यहाँ पे है ना इनका वेव ऑफ क्लेम किया है, बिकॉज क्योंकि क्या हुआ था पिछले साल जब अपनी ट्रेन नहीं चली थी तो के पीरियड में यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि आईआरसीटीसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे नहीं करना चाहते। सो उसके लिए प्रोविजन वगैरह बना रखा है, तो वो अभी अगर वेव ऑफ हो जाता है तो आपका प्रॉफिट एकदम से 27 करोड़ से बढ़ जाएगा। अच्छा, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम से आ रहा है। अभी अगर आप देखोगे इससे पिछले साल की अगर अपन बात करें तो मतलब पहले क्या होता था, अगर जैसे कि अगर ये देखें 30 जून 2020 का, तो पहले सबसे ज़्यादा रेवेन्यू केटरिंग से आता था और वहीं पर आज की तारीख में इंटरनेट टिकटिंग से सबसे ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। अच्छा, इंटरनेट टिकटिंग ही इनका सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्विक अपडेट्स। अब अपन है ना थोड़ा बिजनेस वगैरह के उसमें बात करते हैं। तो ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। अब इसमें यहाँ पे अपन समझेंगे पहले कंपनी के 4 तरह के बिजनेस को। इनके 4 तरह के बिजनेस है। चलिए, अगर मैं आपको बताऊँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको पता है आईआरसीटीसी में आप यहाँ पे एयरलाइन के टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। आपको पता है आईआरसीटीसी के अंदर यहाँ पे उनके होटल्स भी हैं। तो कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपन यहाँ पे जानेंगे और यहाँ पे अपने पूरे बिजनेस को समझेंगे। चलिए, सबसे पहले इनके जो 4 बिजनेस है उसमें से केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी है। केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब आपने जो आईआरसीटीसी में खाना मिलता है ना, वो होता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर क्या क्या आता है, बेसिकली जितनी भी यहाँ पे तीर्थ यात्रा वाली होती है जो चीज़ें होती है, बेसिकली अगर आप देखोगे जो अपना प्राइवेट ट्रेन वाला बिजनेस भी है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म में आता है। ठीक है, इसके अंदर मतलब जितने भी तरह तरह के वो टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ पे इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइज करता है विद या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर अपना कोई भी तरह का यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो वो यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस होता है। इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम बेसिकली यहाँ पे रेलवेज के लिए जो टिकट्स बुक करने का यहाँ पे राइट्स है, ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग करने का, वो केवल और केवल आईआरसीटीसी के पास है। आप किसी भी साइट से अगर आप बुक करते हो तो वो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड बैक एंड पे जाके वो आईआरसीटीसी के पास ही जाता है। पेटीएम से भी अगर आप करते हो तो आईआरसीटीसी से ही टिकट बुक होगा।
उसके बाद रेलवेज़ के अंदर और रेलवे प्रीमाइस के अंदर अगर किसी को बॉटल पानी की बॉटल बेचने का राइट है तो वो आईआरसीटीसी को है, जिसका उनका जो ब्रांड है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का रेल नीर है। तो कुछ ये 4 बिज़नेस थे। अभी अगर आप देखोगे इसमें कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या-क्या है। एक तो आईआरसीटीसी मोस्ट ट्रांजैक्टेड वेबसाइट है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रांजैक्टेड वेबसाइट है पूरे एशिया रीजन के अंदर। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। इसके अंदर अगर आप देखोगे एवरेज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह बताया है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडिया का ओनली यहाँ पे ऑनलाइन टिकटिंग और केटरिंग का काम करने के लिए इसके पास इकलौता ही यहाँ पे है। और ये जो कंपनी है ये कम्प्लीटली डेट फ्री है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें इनके यहाँ पे बिजनेस को, सबसे पहले तो सबसे पहले कंपनी ने बताया केटरिंग के बिजनेस के बारे में। अभी केटरिंग का बिजनेस पहले जैसे मैंने आपको बताया कि केटरिंग का बिजनेस से लगभग जो एबिट मार्जिन बनता है, मार्जिन जो होते हैं वो 11% के होते हैं, और पहले उसका रेवेन्यू शेयर बहुत ज़्यादा था। बट पैंडेमिक के कारण क्या हुआ कि ये केटरिंग का बिजनेस है ना अभी बहुत ज़्यादा हिट हो गया है, ठीक है। आजकल अभी खाना लोग बाग या तो घर से ला रहे हैं या फिर है ना मतलब ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे, तो अभी केटरिंग का जो बिजनेस है सबसे ज़्यादा कम हो चुका है। इसके अंदर अभी कंपनी ने क्या क्या किया है देखिए, इसमें ना केटरिंग के अंदर भी कुछ बिजनेस है। मोबाइल केटरिंग के अंदर बेसिकली मतलब आपकी ट्रेन के अंदर ही यहाँ पे पेंट्री होती है, उसके अंदर जो खाना दिया जाता है ऐसी 417 ट्रेन में ये लोग करते हैं। अदर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है, कुछ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रूम्स वगैरह हैं, और यहाँ पे फूड प्लाजा और फूड यूनिट्स। अगर आपने देखा होगा बहुत जगह पे यहाँ पे वेटिंग रूम्स वगैरह आईआरसीटीसी के होते हैं, लॉन्च वगैरह होता है। फिर स्टैटिक केटरिंग्स होती है। स्टैटिक केटरिंग मतलब जन आहार, सेल किचन्स और बेस किचन्स। अभी इसके अंदर बेसिकली ये वही है, फूड प्लाजा वगैरह वाली चीज़ें ही हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अपने रिफ्रेशमेंट और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट रूम्स वगैरह आ जाते हैं, तो स्टैटिक केटरिंग हो गया। फिर अभी ई केटरिंग का बिजनेस है। ई केटरिंग बेसिकली नथिंग, मतलब यहाँ पे एक स्विगी जैसी एक ऐप है इनकी, ठीक है ना। आईआरसीटीसी की एक ऐप है जो कि बेसिकली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जब भी आपको कोई और मतलब ब्रांड के भी खाना खाना है, मतलब स्विगी जोमेटो वगैरह इनसे इन लोग ने यहाँ पे डोमिनोज वगैरह से भी इन लोग ने यहाँ पे टाइप कर रखा है। तो आईआरसीटीसी की ऐप से अगर आप जाके यहाँ पे डोमिनोज आप ऑर्डर करोगे तो आपको ट्रेन पे आपकी सीट पे यहाँ पे डोमिनोज का वो डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। 353 स्टेशन में यहाँ पे कंपनी की ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सर्विसेज है। और लगभग यहाँ पे जो लास्ट FY20 का ही मैं बात कर रहा हूँ, 21,000 यहाँ पे एवरेज डेली ऑर्डर्स बुक किए गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे QR कोड वगैरह थोड़े बहुत नए नए वो इनिशिएटिव्स लिए हैं। बाकी आउटलुक जो कंपनी ने उस टाइम शेयर किया था मतलब FY20 के लिए, तो यहाँ पे कंपनी ने बोला था कि नियरली यहाँ पे 100 सेक्शंस ओवर द रेलवे नेटवर्क एक्सपेक्टेड टू बी कवर्ड बाय TSV अरेंजमेंट। TSV मतलब क्या होता है, वेंडिंग मशीन्स होती है। तो ये आप देख सकते हो ट्रेन साइड वेंडिंग मशीन्स, मतलब बेसिकली है ना वो अपना आप पानी की बोतल जैसे अपन भरते हैं ना वो मतलब पैसे डालो और आपका पानी की बोतल भर जाएगा, वो वेंडिंग मशीन्स वो हो गया। फिर स्टैटिक केटरिंग का काम है जो मैंने आपको बताया। फिर अदर यूनिट्स है जिसमें लॉन्च वगैरह का काम होता है। तो इस तरह का इनका बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तरह तरह के और भी जो काम करते हैं ये लोग। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल वगैरह पे तो कुछ अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर जो बिज़नेस है अपना इंटरनेट टिकटिंग का। इंटरनेट टिकटिंग के अंदर बेसिकली ये लोग क्या क्या करते हैं देखो, यहाँ पे एयरलाइंस के टिकट्स भी बुक होते हैं, और यहाँ पे अपने इंडियन और नॉर्मल एयरलाइंस के अपने रेलवेज़ के भी टिकट्स बुक होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इन्हीं के पास सब सारे राइट्स है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईआरसीटीसी के पास ही राइट है सारी टिकट्स बुक करने का, ठीक है। ये बिज़नेस बहुत ही सिंपल है, बट इस बिज़नेस में कुछ यहाँ पे की चीज़ें हैं मैं आपको एक तो ये है ना हाईएस्ट मार्जिन वाला बिजनेस है। दूसरा अभी इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। पर इसके अंदर एक है ना यहाँ पे की रिस्क है। की रिस्क कैसी है देखो, क्या हुआ था कि यहाँ पे है ना सरकार ने कुछ समय पहले मतलब बीच में अगर आप देखोगे 2016 की बात है, जब यहाँ पे ये जो कन्विंस फी थी, जो आईआरसीटीसी का कमीशन था वो बेसिकली हटा दिया था। पहले 20 रुपये 40 रुपये कमीशन हुआ करता था, और वो 31 अगस्त 2019 तक यहाँ पे कंपनी ने हटा दिया था। उसके कारण कंपनी को 2020 वाले साल में FY20 में 370 करोड़ का यहाँ पे नुकसान हुआ था। तो उस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का बेसिकली है ना कुछ यहाँ पे सरकार से इन लोग ने यहाँ पे रिफंड मांग लिया था, और कुछ यहाँ पे इनको सर्विस चार्ज का लॉस हुआ था। तो 2019 में भी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, और 2018 में भी, क्योंकि उस समय तक यहाँ पे ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। कन्विंस फी बेसिकली यहाँ पे जो इनका कमीशन था वो यहाँ पे बंद कर दिया गया था। अभी यहाँ पे लेटेस्ट में वापस अभी कन्विंस फी यहाँ पे चालू कर दी गई है 1 सितंबर 2019 से। 15 रुपये और 30 रुपये प्लस GST वगैरह वाली होती है, और UPI वगैरह मोड से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सरकार ही यहाँ पे इनके कन्विंस फी डिसाइड करती है। अगर कल को सरकार ने कन्विंस फी कम करी या ज़्यादा करी तो यहाँ पे इसका शेयर प्राइस इंपैक्ट होगा, और इसकी अर्निंग्स और इसकी टोटल पूरे के पूरे फंडामेंटल्स बिल्कुल इंपैक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट टिकटिंग में एक और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो इसके पास मोट है। मोट क्या है देखो, मोट ये है कि यहाँ पे
कि यहाँ पे है ना IRCTC अभी भी अगर आप IRCTC से डायरेक्ट टिकट बुक करते हो तो आपके है ना जो कॉस्ट आएगी ना वो सर्विस चार्ज जो आता है वो 17.7 रुपये आता है। बट अगर आप मेक माई ट्रिप से करते हो तो यहाँ पे एग्रीगेटर चार्ज होता है और पेमेंट गेटवे चार्ज होता है, जो कि अगर आप है ना यहाँ पे अभी IRCTC के पास अभी भी यहाँ पे एक बेसिकली ऑप्शनैलिटी है कि उसके यहाँ पे जो 17 रुपये लग रहा है वो चाहे तो अगर पेटीएम है जिसमें सबसे ज़्यादा रुपये लगते हैं 33, अगर 43 भी देखे तो इतना रुपये ही बढ़ा सकता है। मतलब है ना, मेरा कहने का मतलब क्या आजकल है ना, मतलब B2B और B2C यहाँ पे बुकिंग्स में एक ही तरह का चार्ज है वो 17 रुपये। बट अगर मतलब IRCTC ये कर दे कि देखिए जो मर्चेंट्स है मतलब पेटीएम वगैरह हैं उनसे तो हम लोग 17 रुपये ही लेंगे, बट अगर कोई कस्टमर आके हमारे यहाँ पे बुक कराता है तो हम लोग चार्ज बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ पे ऑप्शनैलिटी इनके बिजनेस के अंदर, बट मेरे को नहीं लगता कि ये चार्ज वैसे बढ़ेगा बिकॉज इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल यहाँ पे अपनी इंडिया की मतलब जनता पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बिना नहीं लिया जाता। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के बिना यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अप्रूवल के बिना भी स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी होती है। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, कुछ पोर्शन ऑफ रेवेन्यू हॉलेज चार्जेस और उसके कारण यहाँ पे है ना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को भी जाता है, लगभग 200-250 करोड़ रुपए जाता है, ठीक है। अच्छा, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एक और यहाँ पे रेल नीर वाला जो बिजनेस है इसके लगभग है ना 14 प्लांट्स है। और ओवरऑल यहाँ पे 14 प्लांट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी है ना, एक तो कुछ इनके ओन्ड प्लांट्स है, ठीक है, उसके बाद कुछ इनके पीपी मॉडल पे है। मतलब पीपी मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो मॉडल्स होते हैं जिसमें मतलब इनने अपना कॉन्ट्रैक्टर ले लिया, कॉन्ट्रैक्टर इनके लिए बॉटल्स बनाएगा और यहाँ पे सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये 14 प्लांट्स और लगभग इतने प्लांट्स हैं और इसमें बहुत सारे प्लांट्स अभी इनके वे अहेड यहाँ पे खुलने वाले हैं। मतलब है ना, कंपनी ने लास्ट एनुअल रिपोर्ट में बोला था 4-5 हम लोग तो पीपी मॉडल पे खोलेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ खुद के ओन प्लांट्स भी खोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक वाटर वेंडिंग मशीन्स आ गई है। वाटर वेंडिंग मशीन्स भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 5-5 रुपये में वो जो पानी भरा जाता है तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये 2 बिजनेस आते हैं। अच्छा, वाटर वेंडिंग मशीन से अभी एक और चीज़ क्या हो रही है कि रेल नीर इंपैक्ट हो रहा है। रेल नीर कैसे इंपैक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको वाटर वेंडिंग मशीन्स में यहाँ पे पानी सस्ता मिलता है तो वो रेल नीर का वहाँ पे मार्जिन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इनके ओवरऑल यहाँ पे प्लांट की लोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी ने जो आउटलुक बताया था कि यहाँ पे जो प्लान है वो 5 प्लांट और लाने का है, ठीक है। उसके बाद अभी अगर अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस होता है, जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो, ट्रैवल एंड टूरिज्म में अगर अपन बताएं, मैं आपको देखो, एक तो एयर टिकट जो कॉर्पोरेट टिकट्स वाले जो बुकिंग होती है वो कॉर्पोरेट ट्रैवल का काम होता है। देखो, एक तो आपका नॉर्मल एयरलाइन के टिकट्स बुक होते हैं और कॉर्पोरेट ट्रैवल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए LIC है, ठीक है, LIC के एम्प्लॉइज़ को अगर यहाँ पे कहीं पे घुमाने ले जाना है तो वो कॉर्पोरेट ट्रैवल का काम होता है, वो बेसिकली वैसा होता है। या फिर अगर आप देखोगे लीव ट्रैवल कंसेशन वगैरह के जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इनको मिलते हैं। फिर उसके बाद डोमेस्टिक टूर पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर अगर आप देखोगे तरह तरह के, अपन उसकी भी बात कर लेंगे किस तरह के होते हैं। फिर लग्जरी ट्रैवल, मास टूरिज्म और अदर एक्टिविटीज़ होती है। इसके बाद इनके कुछ बजट होटल्स भी हैं। बजट होटल्स मतलब IRCTC ने ना होटल्स वगैरह खोले, जैसे कि अभी एक न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और हावड़ा और यहाँ पे पुरी और रांची के अंदर कुछ इन लोग ने अभी 4-5 होटल्स खोले हैं। बट वो यहाँ पे अगर आपको मेरे को बताऊँ तो मैं वो है ना कम्प्लीटली यहाँ पे लॉस मेकिंग में। ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले के अंदर अभी क्या क्या आता है, डोमेस्टिक टूर पैकेजेस के अंदर रेल हॉलीडे पैकेजेस वगैरह होता है। फिर LTC टूर्स, कस्टमाइज टूर, एजुकेशनल टूर्स वगैरह होता है। इनबाउंड टूरिस्ट टारगेटेड जो होता है वो जैसे बेसिकली वो लग्जरी ट्रैवल वाला बिजनेस हो गया, जहाँ पे महाराजा एक्सप्रेस, मजेस्टिक राजस्थान और बुद्धिस्ट वगैरह। मास टूरिज्म के अंदर मतलब तीर्थ यात्रा वगैरह हो गई, स्टेट जो स्पेशल टूरिस्ट वगैरह होती है, या फिर मान लीजिए अगर अपन जैसे मान ली सिद्धि विनायक जाते तो उसके लिए अलग से ट्रेन लगा दी, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद यहाँ पे एयर कॉर्पोरेट टिकटिंग मैंने आपको बता दिया कि ट्रैवलिंग टिकटिंग हो गया। उसके बाद इनके कुछ यहाँ पे है ना अदर यहाँ पे चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ पे वो इवेंट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है। इवेंट मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत और तरह के यहाँ पे लोग काम करते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह करने का, और वो सब चीज़ें होती है। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें होती है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेन्स वाला बिजनेस है, प्राइवेट ट्रेन्स मतलब अपना जो यहाँ पे तेजस एक्सप्रेस और काशी महाकाल वाली जो एक्सप्रेस है, वो यहाँ पे प्राइवेट ट्रेन्स का बिजनेस भी यहीं पर होता है, ठीक है। प्राइवेट ट्रेन्स मतलब क्या हुआ, वो जो PPP मॉडल पर जो अभी कंपनी इंडियन रेलवेज ने अलाउ किया है, 3 ट्रेवल्स अभी यहाँ पे चल रही है। मतलब अभी 3 प्राइवेट ट्रेन चल रही है, वो तेजस एक्सप्रेस है 2, और यहाँ पे काशी महाकाल वाली जो है। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडिया में पहली बार अगर किसी और को यहाँ पे रेलवेज के अलावा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अलावा यहाँ पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है प्राइवेट ट्रेन का, तो वो है इंडियन रेलवेज, सॉरी IRCTC है। तो
तो अभी क्या होगा इस बिज़नेस में है ना, बहुत ज़्यादा इनको की एडवांटेज है। जैसे कि अदर कंपनीज़ भी यहाँ पे बिड कर रही है, मतलब अडानी और एल भी इस प्राइवेट ट्रेन जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके लिए कर रही है। बट यहाँ पे अभी सरकार ने क्या बोला है, 150 ट्रेन हम लोग लेके आएंगे। सो आने वाले टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे IRCTC को कुछ यहाँ पे मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ट्रेन के मिलते हैं तो यहाँ पे इनको एक इस बिज़नेस में भी फ़ायदा होगा। सो इस तरीके से इनका कुछ ओवरऑल यहाँ पे बिज़नेस चलता है। अभी इसके अलावा और क्या क्या की रिस्क है, की रिस्क जैसे कि मैंने एक बताया, एक तो टिकटिंग वाला था, ठीक है। उससे पहले बीच में ना केटरिंग में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। केटरिंग में क्या हुआ था, सरकार ने इनका एक तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले लिया था और यहाँ पे हाइजीन पे यहाँ पे क्वेश्चन आ गए थे। ओवरऑल मैं आपको एक की रिस्क यहाँ पे क्या बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा की रिस्क है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही सब कुछ यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि बहुत बार यहाँ पे वो आपके है ना, मतलब शेयर होल्डर्स के हित में नहीं ले। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहाँ पे IRCTC के हिसाब से नहीं सोचेगा, वो ओवरऑल इंडिया की जनता के हिसाब से सोचेगा, ठीक है। अच्छा IRCTC को मैं है ना क्या मानता हूँ, अगर आपको रेलवेज के अंदर टूरिज्म करना है तो यहाँ पे IRCTC एक यहाँ पे प्रॉक्सी है, ठीक है। और मतलब इंडियन रेलवेज के यहाँ पे डेवलपमेंट एक्सपेंशन का प्रॉक्सी यहाँ पे IRCTC है। एक और क्या की रिस्क है कि अभी इंडिया के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत सस्ता होता जा रहा है। मतलब आज अगर आप देखोगे तेजस एक्सप्रेस का जो यहाँ पे कॉस्ट है और एक फ्लाइट का कॉस्ट है वो लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे प्राइवेट जो नई ट्रेन जा रही है उनके अंदर ये नुकसान है। और ओवरऑल भी अगर अपन देखें तो इंडियन की जो बाकी रेलवेज है अपनी, तो वो लगभग शताब्दी और वगैरह उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे वो डोमेस्टिक फेयर्स यहाँ पे जो है एयर डोमेस्टिक फेयर्स वो इसे की कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तो अगर एयरलाइन की यहाँ पे ग्रोथ आती है तो यहाँ पे अपने है ना ये वाली ग्रोथ बिल्कुल इम्पैक्ट होगी ही होगी, ठीक है। या तो अभी यहाँ पे इंडियन रेलवेज को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे है ना ये लोग अपना काम कर पाए। तो इस तरीके से इनका ये सारा बिजनेस था। ओवरऑल ये मार्केट शेयर और मार्केट उसका डेटा है। तो इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स है जो अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे से है ना कितना मार्जिन आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेट टिकटिंग से जो मार्जिन बनता है वो 70-80% का मार्जिन बनता है। वहीं पे केटरिंग से बहुत ही कम बनता है, वो 11% होता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से 23% का बनता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म से 3% और स्टेट तीर्थ से यहाँ पे 16%। तो वो वाला बिजनेस हो गया है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह थे तो कंपनी ने वो सब चीज़ें करी है। तो अभी रेल नीर वगैरह और उसमें बहुत ज़्यादा ना आइडल कैपेसिटी हो गई थी और इनका ना बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ। बहुत सारा डेबिट क्रेडिट नोट बाकी है, कंपनी के है ना ऑडिटर्स ने भी बोला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने ना तरह तरह के एक्सपेंसेस, मतलब लीज एक्सपेंस वगैरह के लिए भी वेवर यहाँ पे सॉर्ट किया था। तो वो सारी चीज़ें। और अभी अगर आप देखोगे पार्शियल ट्रेन तो यहाँ पे चालू हो ही चुकी है, ठीक है। अगर अपन देखें जून से यहाँ पे अगर अभी तक अभी यहाँ पे ना कम से कम 550 से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे अभी ऑपरेशनल है। पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर क्या है, इंटरनेट टिकटिंग सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। देखो इसलिए यहाँ पे इसका बिजनेस बढ़ रहा है बिकॉज अब यहाँ पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं रेलवे में जाके लाइन में खड़े होकर यहाँ पे टिकट खरीदूँ। वो अब है ना लोगों ने सीख लिया है क्योंकि कोविड के दौरान यहाँ पे सभी ऑनलाइन चीज़ों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हुआ है। तो अब इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस इज ऑन बूम। आज भी 73% यहाँ पे जो रिजर्वेशन के टिकट्स होते हैं वो IRCTC की साइट के थ्रू होते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शनैलिटी क्या होती है कि IRCTC की जो वेबसाइट है वो मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है इंडिया के अंदर और ओवरऑल एशिया के अंदर भी। कोई भी मतलब आप समझो ना, इससे ज़्यादा कोई और वेबसाइट पे कैसे विजिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इंडियन यहाँ पे IRCTC के पास बहुत बड़ा ऑप्शन है यहाँ पे है ना ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट का। आज तो इनका जो एडवर्टाइजमेंट है IRCTC की साइट पे वो गूगल के एड्स के थ्रू आता है। बट यहाँ पे अगर किसी की यहाँ पे एक है ना स्पेसिफिक ब्रांड की अगर ये लोग करेंगे एडवर्टाइजिंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि सरकार की स्कीम्स वगैरह होती है ना, जनधन योजना वगैरह, उस तरह के यहाँ पे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में अभी अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे बूम तब आएगा जब ओवरऑल यहाँ पे सारी रेलवेज यहाँ पे सही से ऑपरेशनल हो जाएंगी, जो कि अब मेरे को लग रहा है सेकंड वेव के बाद होने वाली है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मैंने आपको बताया क्या होने वाला है। ट्रैवल एंड टूरिज्म तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे IRCTC का ये बिजनेस बहुत ही अभी रिसेंट मतलब है ना बहुत छोटा है और बहुत ही कम जगह है और बहुत यहाँ पे है ना वो बाकी उसको कॉम्पिटिटर्स बहुत मारते हैं। मतलब अगर आप देखोगे मेक माई ट्रिप वगैरह या फिर अदर जो ट्रैवल टूरिज्म की कंपनीज है वो यहाँ पे IRCTC को बहुत टफ कंपटीशन देती है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर बिजनेस की इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं है। और मैंने बताया कि प्राइवेट ट्रेन के अंदर अभी जो वाली ट्रेन है उसके अलावा यहाँ पे 150 ट्रेन और आने वाली है। सो उसके अंदर यहाँ पे एक बिजनेस यहाँ पे की मोट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब अपन थोड़ा बहुत एक बार टेक्निकली स्टॉक्स को देख लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको मेरी राय भी बता देता हूँ और वैल्यूएशंस पे भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे स्टॉक का जो पी है वो 160 का चल रहा है, ठीक है। इसकी बुक वैल्यू 91 रुपीज़ है। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, असेट्स की अगर आप वो देखोगे तो वो यहाँ पे बुक वैल्यू 91 रुपीज़ है, ठीक है ना, नेट असेट वैल्यू पर शेयर। उसके बाद ROC और ROE इसका सिंगल मतलब डबल डिजिट्स में मतलब 16-15% के लगभग होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 36 है और वहीं पर अगर आप देखोगे डेप्ट टू इक्विटी रेशो इसका 0 है, मतलब इसके पास है ना कोई डेप्ट है नहीं। EV टू EBITDA रेशो इसका 100 का हो गया है। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल यहाँ पे है ना इसकी जो बेसिकली
अपना क्या बोलते हैं इसकी वैल्यूएशंस है वो तो बहुत बड़ा कंसर्न है। और लगातार अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखोगे तो मतलब है ना वो बढ़ती आई है। अभी अगर बीच में यहाँ पे 200-250 के पी पे भी ट्रेड हुआ था, और अभी जो नॉर्मल इसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो 100-150 के पी पे ट्रेड हो रहा है। ये कब से हो रहा है? अभी 2-3 महीने से हो रहा है। उससे पहले यहाँ पे जो ये रेंज होती थी इसकी यहाँ पे 50-90 के 80 के आसपास की पी रेंज होती थी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्च 21 के अंदर क्या हालत थी, तो मार्च 21 को के अंदर यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट ही था, बट ओवरऑल यहाँ पे है ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो देखिए वैल्यूएशंस तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज ये एक है ना यहाँ पे मोनोपोली बिजनेस है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बिजनेस है। दोनों ही चीज़ें हो रही। प्लेटफॉर्म बिजनेस मतलब जहाँ पे आप किसी और कंपनी के लिए काम करते हो। ये एक असेट लाइट बिजनेस है। अभी मतलब IRCTC को बहुत ज़्यादा असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना है उनके दो बिजनेस के अंदर, जैसे कि एक तो इंटरनेट टिकटिंग, उसमें तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, और केटरिंग्स के अंदर भी यहाँ पे ज़्यादा इतना कुछ करना नहीं होता है, ठीक है ना। उसके अलावा वाले बिजनेस में तो करना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में तो अगर आप होटल्स खोलते हो तो बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना है। रेल नीर के अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। FIIs ने अपना स्टेक कम किया है, DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और मैं हर बार बोलता आया हूँ कि आप किसी भी तरह के है ना बड़े आदमी को यहाँ पे फॉलो मत करो। देखिए क्या होगा, आज नहीं तो कल सरकार भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना स्टेक डाइवर्सिफाई करेगी, ठीक है। जिस तरीके की सरकार की यहाँ पे नीतियाँ हैं कि यहाँ पे हम लोग को डाइवर्सिफाई करना है, तो वो तो होगा ही होगा। तो अभी अगर अपन रिसेंट में देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस वगैरह सब पॉजिटिव आ गए। हम लोग ऑलरेडी स्टॉक को कब से रिकमेंड कर रहे हैं, जब से ये 1000 रुपये के आसपास था। 1000 मतलब 800 रुपये से हम लोग ने जब चालू किया था, मतलब 1800 रुपये के लगभग, वहाँ से हम लोग ने स्टॉक को चालू किया था कवरेज देना, और उसके बाद हमने लगातार इसको स्टैगर्ड बाइंग करते हुए आए हैं। और वहीं पर हम लोग ने अभी रिसेंट में हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को 2000 रुपये के आसपास भी बाइंग करवाई थी। अभी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पे जो 3rd नंबर का रेजिस्टेंस है उसके आसपास, मतलब 2nd और 3rd के आसपास चल रहा है। एक 2730 का रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे 3180 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वहीं पे सपोर्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट 2000 रुपये का ही है। अभी यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे मेरे को क्या टारगेट्स दिख रहे हैं, देखिए जिस तरह का यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है, तो मोमेंटम अभी क्या चल रहा है बेसिकली यहाँ पे, अभी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, ठीक है। लास्ट टाइम भी, अभी लास्ट डे पे भी कुछ अच्छी खासी वॉल्यूम्स बनी है, और इसी तरह की यहाँ पे है ना कुछ कैंडल्स बनती है, तो ये है ना स्टॉक अप मूव दिखाता है। अभी यहाँ पे एक क्या हो गया, एक अच्छी बात ये हो गई कि रिजल्ट की वॉलीटिलिटी तो यहाँ पे खत्म हो गई है ना, रिजल्ट रिलेटेड जो वॉलीटिलिटी थी तो वो यहाँ पे अपनी खत्म हो गई है। उसके अलावा अब यहाँ पे है ना स्टॉक यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखा रहा है। अभी यहाँ पे ये एक यहाँ पे कैंडल वगैरह बनी, उसके बाद एक अभी बड़ी कैंडल बनी थी। अब यहाँ से आपने को क्या देखना है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे किसी को बाय करना है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो क्या कर सकता है, 2700 रुपये के अंडर यहाँ पे इसको बाय कर ले, ठीक है। और इसको यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो 3000 रुपये के टारगेट के साथ आप इसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट में अभी आपको बोलूँगा कि यहाँ पे 2850 से 3000 रुपये का रहेगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ समझनी चाहिए कि वैल्यूएशंस और ऑलरेडी ये टू मच रनअप स्टॉक है, बट यहाँ पे बैठ है अपनी ओवरऑल यहाँ पे गवर्नमेंट की नीति पे। एक तो प्राइवेट पार्टनरशिप वाली पे है, जैसे कि अभी भी मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि कुछ यहाँ पे ट्रेन्स के लिए IRCTC ने बिड कर दिया है और उनको मिल भी जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे रीओपनिंग ऑफ यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो चीज़ देखनी है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या हो सकता है। तो मेरा लॉन्ग टर्म का यहाँ पे जो मैं इसको स्टॉक को देखता हूँ, अगले 2-3 साल में यहाँ पे जो मेरा टारगेट रहेंगे वो यहाँ पे 5000 रुपये तक के रहेंगे, ठीक है। पहला जो अपना टारगेट है 3000 का है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म की पूछते हैं तो कि 2-3 महीने में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो 3000 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे 3500, 4000 और इस तरीके से टारगेट रहेंगे। और हम लोग लगातार इस स्टॉक पे जो भी अपडेट्स रहेंगे और इसके टारगेट प्राइस वगैरह पे भी, तो यहाँ पे हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। अच्छा, कोई यहाँ पे ये पूछता है कि भैया आप अच्छी बाइंग रेंज बताओ जहाँ पे हमें सही में बाय करना चाहिए, और यहाँ पे मतलब 2700 रुपये अगर महंगा लग रहा है तो यहाँ पे आपको किस अच्छी रेंज में, एक और रेंज क्या है, तो आप 2500 रुपये से अंदर अगर स्टॉक आता है, मतलब 2500 रुपये, 2200 से 2500 के बीच में यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। बट अगर 2200 के नीचे चला गया ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके के ये हमारे रहेंगे। बाकी ओवरऑल यहाँ पे अभी है ना क्या हो रहा है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है और प्राइस एक्शन भी चल रहा है, तो हो सकता है मोमेंटम कंटिन्यू रहे और यहाँ पे हो सकता है कि ये 3000 रुपये तक कुछ ही दिन में चला जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, बट उसके लिए इंडिया का ओवरऑल बुल मार्केट भी चलना पड़ेगा, निफ्टी और स्मॉल कैप्स को भी यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हाँ, ये बात पता ही है आपको कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इसका वैसे भी ये स्टॉक कम हो जाएगा, तो आप मान लो कि वो 600 रुपये का टारगेट बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आज हम लोग ने IRCTC के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें जानी है, तो इसी तरह के डिटेल इनसाइट्स के लिए चैनल को बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट न्यूज़ ऑटोमेटेड बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ फीड के थ्रू अपडेट हो जाती है। थैंक यू।